जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड पर आज हम स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी डिमांड कर रहे थे कि सर स्टैटिक जीके के वीडियो लाइए, तो जिस प्रकार से मैं करंट अफेयर्स के वीडियो लाता हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से डिटेल में हम स्टैटिक जीके के वीडियो लाए हैं। और स्टैटिक जीके के क्रम में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की। तो मैंने बताया कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और कितने परसेंट पाई जाती है? तो 43% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखना परसेंटेज। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यदि पूछा जाए तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, ये गेहूं, चावल, मक्का आदि के लिए उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। नदियों के बहाव में जो अवसाद आ जाते हैं तो इन्हीं अवसादों के कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? तो इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, इसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है और इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि हम मिट्टी की बात कर रहे थे तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ना है डिटेल में तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक बाय कर सकते हैं। पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधों को सबसे ज्यादा पानी जो है किस मिट्टी से मिलता है दोस्तों? चिकनी मिट्टी से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, पौधों को सबसे ज्यादा जल चिकनी मिट्टी से क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि इस मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता होती है ये सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जल धारण की सबसे कम क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो कम क्षमता यदि पूछा जाए तो बलुई मिट्टी में सबसे कम क्षमता होती है जल धारण की। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंगर या पंगत प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? मैंने फोटो इसलिए यहाँ पर लगा दी हैं ताकि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, लंगर या फिर पंगत जो प्रथा है, जैसे कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इसकी शुरुआत जो है ये गुरु नानक देव जी ने की थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है गुरु नानक देव की, तो इनकी हम बात करेंगे। तो ये कौन थे? ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ये सिख धर्म के कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे। और ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये सिखों के पहले नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद में जो सिखों के दूसरे गुरु हैं, ठीक है, ये कौन बनते हैं? तो गुरु अंगद जो हैं ये सिख धर्म के दूसरे नंबर के गुरु बन जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है? मैंने फोटो भी लगा दी है कि उसको जंगल की आग कहा जाता है। और जंगल की आग इसको क्यों कहा जाता है? फटाफट से आंसर लगाइए और आप भी चेक कीजिए कि आपसे कितना स्टैटिक जीके आता है। ठीक है, तो ये एज अ टेस्ट भी आप इसको लगा सकते हैं। फटाफट से आंसर लगाइए। दोस्तों, जंगल की आग जो है ये ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। अच्छा, यदि हम बात करें कि ये किस पौधे का नाम है? ये पलास का नाम है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो पलास का वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा। ओके, और हम बात करें कि ये जो पलास नाम का वृक्ष है, ठीक है, और इसके जो आकर्षक फूल होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के आकर्षण के कारण
इसको जंगल की आग कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल कैसे होते हैं, लाल, और लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण ही इसको जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है एक और आपको फैक्ट कि जो पलाश का फूल है ये उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चूंकि पलाश की हम बात कर रहे थे तो ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे कि उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, तो पलाश का पुष्प है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था दोस्तों, एक मुगल शासक थे, इनका नाम था जहांदार शाह। ठीक है, और इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जहांदार शाह जो है ये मुगल वंश के शासक बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। और ये जो है ये 1712 ईस्वी में मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। इसके शासनकाल की पूरी बागडोर इसके प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां के हाथों में थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख इसको कहा जाता था। और इसको क्या कहा जाता था, और इसको कठपुतली मुगल सम्राट भी कहा जाता था। ठीक है, तो लंपट मूर्ख और कठपुतली मुगल सम्राट किसको कहा जाता था, जहांदार शाह को कहा जाता था, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो बागडोर है इसके प्रधानमंत्री के पास में थी, और इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जुल्फिकार खां। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, दो आप क्या है, फटाफट से आंसर लगाइए। दो आप क्या है दोस्तों, जो दोआब है ये दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। ओके, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक नदी ये फ्लो हो रही है और दूसरी नदी ये फ्लो हो रही है, और दोनों नदियों के बीच में ये जो मैदान है, ठीक है, ये जो भूमि है इसको क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। फोटो से बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैं फोटो लगाने का पूरा प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे दोस्तों। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि जो हैं ये थे रहीम खान। ठीक है, और हम बात करेंगे रहीम खान की, तो रहीम खान का नाम क्या था, तो इनको अब्दुल रहीम खां के नाम से भी जाना जाता था, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये अपनी गज़ल और दोहों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और दोस्तों एक आपको फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, तो खान खाना की उपाधि इनको किसने दी थी, अकबर ने। ठीक है, किस युद्ध में, शौर्य प्रदर्शन के लिए, तो गुजरात युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन व्यवस्था प्रारंभ करी थी दोस्तों। भूमि मापांकन व्यवस्था जो है ये शेर शाह सूरी ने प्रारंभ करी थी। शेर शाह सूरी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ये सूर्यवंश का संस्थापक था। ठीक है, सूर्यवंश का संस्थापक यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए आप क्या कहेंगे, शेर शाह सूरी था। ओके, और शेर शाह सूरी ने ही सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज चलाया था। ठीक है, पूछा जाता है कि सिकंदरी गज की शुरुआत किसने करी थी, तो ये शेर शाह सूरी ने करी थी। ठीक है, और इसने एक सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि मापने के लिए। सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था, तो ये भी शेर शाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, जो सिकंदरी गज है इसमें कितने अंक होते थे, तो इसमें 32 अंक होते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आपके सामने रखूं बहुत ही आसान भाषा में, और आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। जो ग्रेसम का नियम है ये किसने दिया था, तो ये थॉमस ग्रेसम ने दिया था। किसने, थॉमस ग्रेसम ने ग्रेसम का नियम दिया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, क्या है ये नियम, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में दो मुद्राएं चल रही हैं, एक तो अच्छी मुद्रा चल रही है, ओके, और दूसरी चल रही है बुरी मुद्रा, तो जो बुरी मुद्रा होगी ये अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। ठीक है, और बुरी मुद्रा चलती रहेगी। ये है ग्रेसम का नियम। ठीक है, तो ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। जब बारिश होती है हल्की हल्की और मिट्टी से जो सौंधी खुशबू आती है उस खुशबू को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस खुशबू को कहा जाता है
पेट्रीचोर। क्या कहा जाता है? पेट्रीचोर। फटाफट से हमें ये बताइए कमेंट करके कि जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इनके क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। और यदि आपको दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाय, कॉफ़ी और रबर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? दोस्तों, चाय, कॉफ़ी और रबर के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है ये लेटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी जो है ये सबसे उपयुक्त होती है चाय, कॉफ़ी और रबर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया 1951 में। ठीक है। और ये जो संशोधन है, ठीक है, संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो देखो दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ये व्यवस्था जो है ये 11वें संविधान संशोधन के द्वारा करी गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 11वां संविधान संशोधन जो है ये 1961 में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो लोकसभा सीटों की संख्या यदि हम बात करें कि पहले कितनी थी? 525 थी। ठीक है। फिर 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो 31वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया? ये 1972 में किया गया। ओके। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है ये किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है ये बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है। संसद के द्वारा तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन विधि बनाकर, तो संसद के द्वारा विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। और यदि पूछा जाए कि इसका जो प्रावधान है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 138 और 138 के 2 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 51 का ये तो सभी लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 51 का जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है। मूल कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51 का। और अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो एक प्राचीन साम्राज्य है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, और इसकी जो महिलाएं हैं ये कुश्ती में भाग लेती थीं। ठीक है। यदि हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए हरिहर राय प्रथम। ठीक है। ये भी पता रहना चाहिए कि हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय, ठीक है, और बुक्का राय के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। और स्थापना कब करी गई थी? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। और इस साम्राज्य की जो महिलाएं होती थीं ये कुश्ती में भाग लेती थीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने अपने देश पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? 1398 में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तुगलक वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए सबसे पहले। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन। ठीक है। क्या नाम था इसका? नसरुद्दीन महमूद शाह इसका नाम था। और इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। तैमूर जो है ये मंगोल आक्रमणकारी था और इसने नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। सारे फैक्ट आपको पता रहना ज़रूरी है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने लिए हैं, साइंस के भी लिए हैं, इकोनॉमी के भी लिए हैं, ज्योग्राफी के भी लिए हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी लिए हैं। अभी एक साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने यानी कि पंख बनाने में किया जाता है? ये जो आप हवाई जहाज के डैने देख रहे हैं, ठीक है, इनको हम अपनी भाषा में पंख भी बोल सकते हैं।
तो ये किस मिश्र धातु से बनाए जाते हैं दोस्तों? ये डेल्टा मेटल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों जो डेल्टा मेटल मिश्र धातु है, यदि इसका संगठन पूछा जाए, ठीक है, कि इसमें कितने परसेंट क्या होता है, तो इसमें जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर को हम Cu बोलते हैं, तो इसमें कॉपर होता है कितने परसेंट? 60%। ओके। और हम बात करें कि इसमें जिंक यानी कि Zn कितने परसेंट होता है, तो Zn जो है ये 38% होता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए इसमें लोहा कितना होता है, लोहा यानी कि Fe, और इसमें लोहा केवल 2% होता है, ठीक है। तो इसका संगठन भी आपको याद रखना है कि इसमें कितने परसेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? दोस्तों अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा जो है ये BMD टेस्ट के माध्यम से पता करी जाती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टेस्ट लिखे हैं जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले जो BMD है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। जो ECG टेस्ट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके माध्यम से हृदय संबंधी विकार की जांच की जाती है। और EEG टेस्ट इसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता किया जाता है। ओके। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? दवा का नाम है लाल दवा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कलर लाल हो, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको प्रयोग पता रहना चाहिए कि जो लाल दवा का प्रयोग है, ठीक है, तो जो पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनमें एक प्रमुख रोग हो जाता है मुंहपका रोग, ठीक है, मुंहपका रोग होता है, और एक खुरपका रोग भी होता है, ठीक है। तो मुंहपका, खुरपका जैसे रोगों के निदान के लिए लाल दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लाल दवा का जो रासायनिक नाम है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। ये तो रासायनिक नाम पूछा गया है। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आप क्या कहते कि KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखना है, रासायनिक नाम भी और रासायनिक सूत्र भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? दोस्तों इम्यूनोलॉजी का जो जनक है ये एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों यानी कि इम्यून सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो चेचक का टीका है, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है? तो चेचक के टीके के आविष्कारक भी एडवर्ड जेनर ही हैं, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर एम विश्वेश्वरैया की यदि हम बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। और 15 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, सर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? दोस्तों भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है ये है डेगाना, ठीक है। और ये जो डेगाना स्थान है ये किस राज्य में है? सबसे पहले तो ये आपको पता रहना जरूरी है। तो ये राजस्थान में है, और राजस्थान के किस जिले में यदि पूछा जाए तो राजस्थान के नागौर जिले में है, ठीक है। और ये भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है टंगस्टन की, तो टंगस्टन की यदि पूछा जाए कि इसकी खोज किसने करी थी, तो टंगस्टन की जो खोज है ये टार वर्न ने करी थी। किसने? टार वर्न वर्गमैन, इनका पूरा नाम है टार वर्गमैन, और इन्होंने टंगस्टन की खोज करी थी, ठीक है। कब करी थी टंगस्टन की खोज? तो 1781 में करी थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल इजी कि जो बिजली के बल्ब के फिलामेंट हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो भी टंगस्टन के बने होते हैं, सभी को पता होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में, और मैंने पूरा प्रयास किया है आसान भाषा में समझाने का। आपको समझ में आए क्वेश्चन की नहीं,
हमें कमेंट करके बताएं और मेरे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक फीडबैक मैं आपसे चाहता हूं कि यहां पर मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी स्टैटिक जीके की वीडियो बनाना हमने शुरू किए हैं। आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हम 30 क्वेश्चन को लाएँ, 40 क्वेश्चन को लाएँ या फिर 50 क्वेश्चन को लाएँ या फिर 50 क्वेश्चन के प्लस कितने क्वेश्चन आप एक वीडियो में चाहते हैं। अब लगभग आपको रोजाना स्टैटिक जीके के वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो से हम लेते हैं जो मैंने न्यू अपॉइंटमेंट आपको पढ़ाए थे अभी करंट अफेयर्स में कि बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी उन सभी को हमने डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं तो हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और हमें पॉजिटिव कमेंट भी लिखें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के स्टैटिक जीके के वीडियो देखने के लिए, करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।